हेलो पेरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। अपन यार पढ़ रहे थे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, अपन पढ़ रहे थे और एक लेक्चर अपन ने कर लिया। इंट्रोडक्शन जो है वो पार्ट अपन ने कर लिया था। उसके अलावा अपन ने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो अपन उसकी शुरुआत कर दी थी। उसमें अपन ने लंग्स के बारे में बातें कर ली थी। थोड़ी सी बातें और करेंगे और आज जो है आधा पोर्शन जो है चैप्टर का वो आज खत्म कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद में अपना बचेगा क्या बचेगा अपना, उसके बाद में बचेगा गैसों का एक्सचेंज और उसके अलावा गैसों का परिवहन, ठीक है। वो सारी चीज़ें बचेंगी, 2-3 टॉपिक और बचेंगे और फिर जो है अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा। मतलब इस आज के लेक्चर के बाद में 2 लेक्चर और लगा देंगे, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। कल के लेक्चर में 1-2 शिकायत आई तो थोड़ी सी दूर कर देते हैं। एक तो शिकायत क्या आई थी, 3D का आया था ना कि भैया हमें 3D में दिखा दो। यार 3D में दिखाना पॉसिबल नहीं है और अपन को जो चीज़ें जितना अपन को समझना था बस वो अपन समझेंगे। बाकी आपको जो 3D वगैरह मॉडल्स वगैरह से पढ़ना, आपको MBBS में आपको पढ़ना है ना। अभी अपन को एग्जाम क्रैक करना है, 3D में दिखाने लग जाएंगे एक एक चीज़ को, ठीक है। काफ़ी टाइम जाएगा उसमें, सिलेबस करवाना है ना। हाँ, तो अपन को जितना एग्जाम में चाहिए उतनी बातें अपन को करनी है, ठीक बात है। चलो अब बात करते हैं दूसरी की, भैया 1-2 जो सीक्वेंस है उनको हिंदी में करवा दूँ, ठीक है। तो ये सीक्वेंस मैंने आपको बताया था, इसको हिंदी में मैं लिख देता हूँ ना, इसका हिंदी अनुवाद मैं आपको लिख देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात। नोस्ट्रिल को नथुने बोलते हैं भाई हिंदी में, नथुने। नेजल कैविटी, नथुने के बाद में जो कैविटी आती है उसको नाक गुहा बोल दो, नख गुहा बोल दो, है ना। उसके बाद में आएगी, इसको मैं नाक गुहा लिख देता हूँ। उसके बाद में आती है आपकी गर्शनी, गर्शनी के बाद में आता है लेरिंग्स का मतलब कंठ। उसके बाद ट्रेकिया, श्वास नली नली। प्राइमरी ब्रोंकाई मतलब प्राथमिक श्वसनी, ठीक है। सेकेंडरी ब्रोंकाई द्वितीयक श्वसनी। टर्सरी ब्रोंकाई तृतीयक श्वसनी। इनिशियल ब्रोंक्यूल क्या होता है? प्रारंभिक श्वसनी का क्या होता है? प्रारंभिक श्वसनी का। टर्मिनल ब्रोंक्यूल क्या होते हैं? अंतस्थ श्वसनी का। तो जो आपका सीक्वेंस है उसका मैंने आपको हिंदी अनुवाद जो है वो भी आपको बता दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं। अब बात करेंगे अपन थोरेसिक चैम्बर की बात करेंगे। थोरेसिक चैम्बर क्या होता है? ये थोरेसिक चैम्बर हिंदी में इसको कहा जाता है वक्स गुहा, ठीक है, या फिर इसको वक्स कक्ष गुहा भी कहते हैं, ठीक है। थोरेसिक चैम्बर है ये। अब ये थोरेसिक चैम्बर क्या होता है क्या नहीं होता उसके बारे में बात करेंगे। जो आपके फेफड़े हैं ना, फेफड़े हैं वो कहाँ स्थित होते हैं? वो थोरेसिक चैम्बर के अंदर स्थित होते हैं। यार थोरेसिक चैम्बर ऐसे समझो कि एक पिंजरा है। क्या है? एक पिंजरा है। और आपके जो लंग्स हैं, फेफड़े जो हैं वो क्या है? गुब्बारे हैं। क्या है? गुब्बारे जैसे समझो। तो अगर आपके जो फेफड़े हैं वो ऐसे ही पड़े रहेंगे तो कल को मान लो आपने किसी को एकदम कस के गले लग लिया आप, है ना, तो क्या हुआ? गुब्बारे फूट गए। अरे फूट जाएंगे, नहीं फूट जाएंगे, ठीक है। अगर कोई गिर गया भाई, ठीक है, ऊपर से गिर गया, ठीक है, ठोकर लगी और गिर गया तो क्या हुआ? गुब्बारे फट गए, ठीक है। तो उस जो आपके जो फेफड़े हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए उनको किस में रखा जाता है? पिंजरे में रखा जाता है, ठीक है। वो पिंजरा जो है उसको क्या कहते हैं अपन? थोरेसिक कैविटी कहते हैं। ध्यान से देखो भाई, है ना, इसको बस पहले पढ़ लेते हैं, उसके बारे में आपको समझाता हूँ। फेफड़े वक्ष गुहा में स्थित होते हैं, बता दिया मैंने आपको। थोरेसिक जो चैम्बर है उसके अंदर स्थित होते हैं फेफड़े, ठीक है। जो शारीरिकता है एक वायुरोधी कक्ष है और वो कैसा है? एक एयर टाइट चैम्बर है ना। उसमें ज्यादा आपकी उसमें हवा नहीं जा सकती। जो आपका थोरेसिक चैम्बर है ना उसके अंदर हवा नहीं जा सकती। जो वक्ष गुहा है उसके अंदर हवा नहीं जा सकती, ठीक है। लेकिन फेफड़ों के अंदर तो हवा जाती है, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ यार, ये डायग्राम देखो। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? वक्ष गुहा क्या है? कुछ भी नहीं है। आगे वाली यहाँ पर हड्डी है, सब टच करके देख सकते हो ना अपने। यहाँ आगे वाली हड्डी है ये, ठीक है। और एक पीछे रीढ़ की हड्डी जिसको बोलते हो आप, है ना। आगे वाली हड्डी, पीछे वाली हड्डी, 2 तो आगे पीछे ऐसे हड्डियाँ हो गई, ठीक है भैया, आगे पीछे तो हो गया,
ठीक है। आगे पीछे प्रोटेक्शन का काम हो गया, आगे पीछे थोड़ा करना, साइड से भी खुला पड़ा है अभी, साइड से, साइड में क्या है, यहाँ पर आप हाथ अपना टच करके देख सकते हो, यहाँ पर क्या होती हैं, पसलियां होती हैं यार। अरे होती है या नहीं होती, यहाँ पर ऐसे ही आगे से, इस जो आगे वाली हड्डी है इससे जुड़ के ऐसे पीछे की तरफ जाते हैं, पसलियां जाती हैं ना। देखिए इस डायग्राम में दिखाता हूँ आपको, ये देखो आगे वाली हड्डी है, ये इतनी क्या आगे वाली हड्डी, और ये देखो आपको पीछे दिख रही है, ये देखो पीछे भी हड्डी है, और फिर ये देखो साइड में से ऐसे पसलियां जा रही हैं, ये पसलियां जा रही हैं, ठीक है। तो ये क्या है, पूरा पिंजरा बन गया ना, ये पूरा क्या बन गया कि पिंजरा बन गया। इसी को क्या कहते हैं अपन, थोरेसिक चेंबर कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं अपन, थोरेसिक चेंबर। देखो साइड से भी ढका हुआ है पूरा ये, ठीक है, और आगे से पीछे से भी ढका हुआ है, ठीक है। नीचे क्या है, इसके अंदर डायफ्राम है, तो ये पूरा क्या है, एक एयर टाइट चेंबर की तरह काम करता है, ठीक है। मतलब इसके अंदर कोई वायु वगैरह नहीं आ सकती। और इसी चेंबर के अंदर क्या रहते हैं, आपके फेफड़े रहते हैं। इस चेंबर के अंदर, ये जो पिंजरा है इसके अंदर क्या रहते हैं, आपके फेफड़े रहते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये प्रोटेक्शन देने का काम करेगा, प्रोटेक्शन देने का काम करेगा। आपके जो फेफड़े हैं उनको प्रोटेक्ट करके रखेगा। अगर आपके फेफड़े ऐसे, ये चेंबर ना हो, ये भाई ऊपर नीचे हड्डियां ना हो, सीधे फेफड़े हो ना, कोई आके आपको ढंग से ऐसे पंच मार दे, मुक्का मार दे, तो फेफड़े तो फट जाएंगे। अरे सही बात है या नहीं है, ठीक है। तो इसलिए क्या है, ये जो चेंबर है इसके अंदर आपके फेफड़े होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई भैया। अब कुछ काम की बातें बताऊंगा, वो काम की बातें जो है अभी दिमाग में बैठा लेना, क्योंकि अब जो चैप्टर में आगे बातें होंगी वो उस पर बेस्ड होंगी, ठीक है। तो मैंने दिमाग में बैठाना बातें, क्या बोल रहा हूं मैं। फेफड़े जो है वो वक्ष गुहा में स्थित होते हैं। वक्ष गुहा क्या होती है, अभी दिखा दिया मैंने आपको। जो पिंजरा है ना उसको क्या बोलते हैं, वक्ष गुहा बोलते हैं, थोड़े से केविटी, उसमें फेफड़े आपके होते हैं। जो शारीरिक है एक वायुरोधी कक्ष है। कौन वायुरोधी कक्ष है, फेफड़े वायुरोधी कक्ष है क्या, अरे फेफड़े में तो वायु आती है। कौन है वायुरोधी कक्ष, जो आपकी वक्ष गुहा है ना, वो क्या है, वायुरोधी कक्ष है, वो क्या है, आपकी एयर टाइट चेंबर है। अब इसका जो पृष्ठ भाग है, पृष्ठ का मतलब क्या होता है, पीछे का, है ना, डोर्सल, इसको इंग्लिश में डोर्सल कहते हैं, हिंदी में पृष्ठ भाग कहते हैं। जैसे मेरी बात करूं मैं, आगे जिस साइड में मेरा मुंह है वो क्या है, मेरा वेंट्रल साइड है, ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, अधर भाग कहते हैं। आगे वाली साइड जो, उसको क्या कहते हैं, वेंट्रल साइड है, मेरी मुंह वाली, है ना। और जो पीछे वाली जो हिस्सा है उसको क्या कहेंगे अपन, डोर्सल, डोर्सल साइड है ना, वो क्या है, पृष्ठ भाग है, ठीक है भैया। आगे का बता दिया, पीछे का बता दिया। साइड वाले भाग को क्या कहते हैं, लेटरल साइड, है ना, पार्श्व भाग कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, पार्श्व भाग। पहले तो आपको साइड क्लियर हो गई होगी। आगे वाली को वेंट्रल कहते हैं हिंदी में, जिसको अधर भाग कहते हैं। पीछे वाली को डोर्सल कहते हैं, पीछे वाली साइड को, और उसको हिंदी में कहते हैं आपका पृष्ठ भाग कहते हैं। और साइड वाला जो है उसको पार्श्व भाग कहते हैं, लेटरल साइड है ये साइड वाली। तो आगे कौन सी हड्डी होती है, आगे जो ये जो हड्डी है यहाँ पर, ये वाली जो हड्डी है इसको क्या कहते हैं, जो बीच में ना आपकी, है ना, यहाँ पर बीचों बीच एक हड्डी है ना, आप टच करके देखना, ठीक है। ये जो बीचों बीच हड्डी है ये कौन सी, इसको क्या बोलते हैं, स्टर्नम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टर्नम। तो आपका जो अधर भाग है उसमें कौन सी हड्डी है, स्टर्नम, जिसको हिंदी में उरोअस्थि कहा जाता है। क्या बोलते हैं, उरोअस्थि कहते हैं। जो अधर भाग है, आगे वाला जो हिस्सा है इसको अधर भाग कहते हैं, ठीक है भैया। और आगे वाले हिस्से में कौन सी हड्डी है, आपकी उरोअस्थि, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टर्नम कहा जाता है। और पीछे इस भाग को क्या कहते हैं, पृष्ठ भाग कहते हैं, डोर्सल साइड। डोर्सल साइड में कौन सी हड्डी, जो आपकी रीढ़ की हड्डी होती है ना, हाँ, उसको क्या कहते हैं, कशेरुक दंड, वर्टिब्रल कॉलम, यहां से लेके यहां तक जा रहा है ना, ये क्या, वर्टिब्रल कॉलम, कशेरुक दंड कहते हैं इसको हिंदी में, ठीक है। तो आगे वाली हड्डी पता लग गई हमें, पीछे वाली पता लग गई। साइड में भी तो है ना ये पसलियां, ये है पार्श्व भाग, इसमें क्या है, पसलियां हैं आपकी, जिनको इंग्लिश में रिब्स कहते हैं, साइड में ये जा रही हैं। तो मैं आपको एक बार यहाँ लेके चलता हूँ डायग्राम में। ये देखो आगे वाली हड्डी जो है ना, ठीक है, ये कौन से भाग में, अधर भाग में, है ना, वेंट्रल साइड में। ये कौन से, स्टर्नम, उरोअस्थि है। और फिर पीछे जा रही है, ये देखो पीछे वाली, है ना, ये पीछे वाली हड्डी कौन सी, आपकी बैकबोन, है ना, जो जिसको आप रीढ़ की हड्डी बोलते हो उसको वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। और ये जो वर्टिब्रल कॉलम है ना, इसको हिंदी में कहते हैं कशेरुक दंड कहते हैं, ठीक है। और नीचे की साइड में आप देखो, नीचे की साइड में क्या है, आपका डायफ्राम होता है, और साइड में आपकी क्या होती है, रिब्स होती हैं। पार्श्व भाग में क्या होती है, आपकी पसलियां होती हैं। बस यही सारी चीजें यहाँ लिख रखी हैं। पृष्ठ भाग में आपका कशेरुक दंड होता है, पीछे की साइड में कशेरुक दंड, वर्टिब्रल कॉलम होता है। आगे की साइड में आपका क्या होता है, आपका वेंट्रल साइड में, अधर भाग में स्टर्नम होता है, जिसको हिंदी में उरोअस्थि कहते हैं, ठीक है। पार्श्व भाग, लेटरल साइड में क्या होती है, पसलियां होती हैं आपकी, रिब्स, ठीक है। और नीचे की तरफ क्या होता है, आपका गुंबदाकार, आपका डोम शेप का डायफ्राम होता है ना। डोम शेप कैसे क्या होता है, जब मंदिरों में आपने, मस्जिद के ऊपर आपने एक जो गुंबद देखा होगा ना, गुंबद, उसको क्या बोलते हैं, डोम बोलते हैं ना। तो उस आकार का, है ना, ये देखो मंदिर मस्जिद है ना, गुरुद्वारा सबके ऊपर होता है ये देखो इस शेप का ना, डोम शेप ऐसा। तो इस शेप का क्या आपका डायफ्राम है, ठीक बात है। चलो
ये बातें आपकी क्लियर हो गई, ठीक है। वक्ष गुहा की बात कर रहे हैं अपन, आइए बात करते हैं। वक्ष में फेफड़ों की व्यवस्था ऐसे होती है, ठीक है। अब मैंने आपको बता दी कि फेफड़े कहाँ होते हैं, वक्ष में स्थित होते हैं। अब वक्ष में फेफड़े इस प्रकार से स्थित होते हैं कि वक्ष गुहा के आयतन में कोई भी परिवर्तन फेफड़े की गुहा में प्रतिबिंबित हो जाएगा। इस लाइन का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एनसीईआरटी की लाइन लिखी हुई है यहाँ पर। और इस लाइन का मतलब देखो मैं आपको बताता हूँ, छोटा कर लूँ इसको, हाँ आपको मेरे पीछे आ रहा हुआ ये वर्ड, हाँ। तो ये लाइन ये बोल रही है कि जो फेफड़े होते हैं ना, ये तो आपको बात पता लग गई कि ये कहाँ होते हैं, वक्ष गुहा में होते हैं, ठीक है, थोड़े से चैम्बर में होते हैं। लेकिन वक्ष गुहा में जो फेफड़े हैं वो इस प्रकार से स्थित होते हैं कि अगर मैं वक्ष गुहा के आयतन के अंदर, है ना, वक्ष गुहा की वॉल्यूम में, वक्ष गुहा की आयतन में कोई भी बदलाव लाऊंगा ना, तो वो फेफड़े की जो है आयतन में बदलाव आ जाएगा। वापस सुनो, ध्यान से सुनना, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे काम आएगी। मैं ये कह रहा हूं फेफड़े जो हैं आपके वो कहां स्थित होते हैं भैया, वक्ष गुहा के अंदर स्थित होते हैं। अगर मैं वक्ष गुहा के आयतन में कोई भी बदलाव लाता हूं ना, तो वो बदलाव जो है वक्ष गुहा के आयतन में तो आएगा ही आएगा, साथ में फेफड़ों के आयतन में भी बदलाव आपको देखने के लिए मिलेगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर मैं ये जो पिंजरा है इसके आयतन में कोई भी बदलाव लाता हूं, ठीक है, तो आपकी जो फेफड़े इसके अंदर हैं उनके अंदर भी वो बदलाव जो है प्रतिबिंबित हो जाता है, वहां पर भी वो दिखाई देगा आपको। तो ये लाइन जो है बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एनसीईआरटी की लाइन है। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट क्या कहता है, श्वसन के लिए ऐसी व्यवस्था आवश्यक है क्योंकि हम लोग सीधे फेफड़ों का आयतन जो वो नहीं बदल सकते। अब ये ऊपर वाली लाइन जो अभी मैंने पढ़ी है ना, उसके संदर्भ में है ये लाइन। ऊपर वाली लाइन क्या कह रही है कि फेफड़े जो है वक्ष गुहा में इस प्रकार से स्थित होते हैं कि अगर अपन वक्ष गुहा के आयतन में कोई बदलाव लाएंगे तो वो फेफड़ों के आयतन में अपने आप बदलाव आ जाएगा, ठीक है। अब अगली लाइन क्या कह रही है, अगली लाइन ये कह रही है कि इस प्रकार का जो व्यवस्था है ना, कि भाई अपन वक्ष गुहा के अंदर कोई भी चेंज कर रहे हैं तो वो कहां पर दिख रहा है अपन को, फेफड़ों के अंदर दिख रहा है। ये इसलिए होता है क्योंकि फेफड़ों की अंदर अपन आयतन का जो बदलाव है अपन डायरेक्टली नहीं कर सकते। फेफड़ों के आयतन में कोई भी चेंजमेंट अपन नहीं कर सकते डायरेक्टली, तो फेफड़ों के अंदर करना तो पड़ेगा अपन को, क्योंकि हवा को बाहर से अंदर बाहर करना है ना। अभी करवाऊंगा थोड़ी देर में, अंदर बाहर है ना। तो जो फेफड़े जो हैं उनके अंदर अपन कोई चेंज ला नहीं सकते, ठीक बात है। तो फेफड़ों में डायरेक्ट अपन सीधे तरीके से तो कोई चेंज नहीं ला सकते, इसलिए अपन क्या करेंगे, वक्ष गुहा जो है उसके आयतन में बदलाव लाएंगे। और जैसे ही वक्ष गुहा के आयतन में बदलाव होगा तो आपकी फेफड़ों के अंदर बदलाव जो है वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो इसलिए इस प्रकार की व्यवस्था होती है। तो श्वसन के लिए ऐसी व्यवस्था जो है वो आवश्यक होती है। श्वसन करना, आपको ब्रीदिंग करनी है तो ऐसी व्यवस्था आपको रखनी पड़ेगी, क्योंकि हम लोग सीधे फेफड़ों का आयतन जो है वो नहीं बदल सकते, सीधे फेफड़ों का आयतन नहीं बदल सकते। इसलिए अपन को क्या करना पड़ेगा, पहले वक्ष गुहा का आयतन अपन को बदलना पड़ेगा। और जैसे ही वक्ष गुहा का आयतन अपन बदलेंगे ऑटोमेटिकली फेफड़ों का आयतन जो है वो बदल जाएगा, ठीक है। अब ये आयतन क्यों बदलना जरूरी है ये भी बताऊंगा आपको, है ना। फेफड़ों का जो सतह है उसका क्षेत्र कितना होता है, 80 से 100 मीटर स्क्वायर होता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आपको ये डायग्राम समझ में आया या नहीं आया भैया, आया, ठीक है। चलो मैं आगे बताता हूं। अब बात करते हैं कूपिका की संरचना। कूपिका कल बात करी थी अपन ने ना, एल्वियोलाई को कहते हैं, किसको कहते हैं, एल्वियोलाई, कूपिका। कूपिका की संरचना कैसी होती है एक बार उसकी बात कर लेते हैं, फिर अपन थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आ जाओ कूपिका की संरचना देखते हैं। कूपिका बनाता हूं मैं। ठीक है, चलो उसको अलग कलर से बनाता हूं मैं। कूपिका है ना ये। एल्वियोलाई कल मैंने आपको बताया भी था ना, कल एल्वियोलाई के बारे में मैंने आपको बताया था ना कि एल्वियोलर डक्ट से क्या जुड़ा हुआ था, आपकी एल्वियोलाई जो है वो जुड़ी हुई होती है, ठीक है। यहां पर ये मैंने आपको क्या बनाई है, कूपिका बना दी है। कूपिका के नीचे क्या होगी, कूपिका के आसपास क्या होंगी, ब्लड वेसल्स होंगी, है ना। तो यहां पर मैं एक ब्लड वेसल बना देता हूं, रक्तवाहिका। ये क्या है, आपकी रक्तवाहिका है, ठीक है। ये क्या है, रक्तवाहिका, रक्तवाहिका है, ठीक है। इसमें भी मैं कुछ बनाऊंगा, इसमें भी मैं कुछ बनाऊंगा,
ठीक है, ये इस कलर से ही मैं वो कर देता हूँ, ध्यान से देखना भाई। एनसीईआरटी में भी ये डायग्राम दे रखा है, एनसीईआरटी वाला डायग्राम भी आपको मैं दिखाऊंगा। ये हो गई आपकी क्या, ब्लड वेसल हो गई। ठीक है भैया, ब्लड वेसल भी आपने बना दी। ब्लड वेसल और आपकी एल्विलाई है, इनके बीच में क्या होता है, एक तत्व भरा हुआ होता है जिसको कहते हैं अपन आधारीय तत्व, या फिर इंग्लिश में बेसमेंट सब्सटेंस जिसको कहा जाता है। ठीक है, यहां पर क्या है, ये मैंने क्या भर दिया, यहां पर आधारीय जो तत्व है वो भर दिया मैंने। थोड़ा सा गलत बना दिया जी। ओके, ठीक है, चलो अब इनके बारे में आपको थोड़ी थोड़ी बातें बताता हूं। यहां पर मैं एक कोशिका और बना देता हूं, बताऊंगा ये किस किस काम आती है, सारे की बातें करेंगे ना। ठीक है, चलो मैं थोड़ी सी आरबीसी भी बना देता हूं ताकि बढ़िया सा लगेगा, थोड़ा डायग्राम अलग कलर से बना देता हूं। चलो नहीं बनाते हैं, वरना आप बोलोगे ब्लू कलर में कौन सी आरबीसी होती है, रेड कलर में बना दिया, मिक्स हो जाएगा। ठीक है, चलो चलो अब यहां से क्या होगा भैया, यहां से क्या होगा, आपकी एयर जो है ना, यहां आपकी एयर आएगी और फेफड़ों में एयर आएगी, और फेफड़ों में क्या होती है, एल्विलाई होती है, कुपिका होती है, उनमें हवा आई। हवा का क्या होगा, यहां पर आदान प्रदान होगा। कहां आदान प्रदान होगा, यहां पर आदान प्रदान होगा हवा का। ठीक है, ब्लड के अंदर जाएगी भी हवा, और ब्लड से जो है वो CO2 ऊपर जाएगी। ठीक है, यहां से CO2 जो है वो ऊपर यहां पर आएगी। ठीक है, और यहां से O2 जो है वो ब्लड में आएगी। ये आदान प्रदान जो है यहां पर चलता है। यहां पर क्या होता है और ये आदान प्रदान होता कैसे है, विसरण की मदद से होता है, डिफ्यूजन की मदद से यहां पर ये आदान प्रदान होता है। कहां से कहां होता है, ये देखो, यहां एल्विलाई में आपकी क्या है, हवा है, इस हवा में आपके CO2 भी है, ऑक्सीजन भी है, लेकिन यहां पर प्रेशर, दाब का जो है, यहां पर दाब अलग है, यहां पर प्रेशर अलग है, उसकी वजह से जो है ऑक्सीजन जो है वो यहां आ जाएगी। आपको सबको पता है कि प्रेशर जो है, आपकी जो कोई भी गैस है वो ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ जाएगी। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, ये ब्लड कैसा है, इसमें इस ब्लड वेसल में ब्लड कैसा है, वो है भैया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, विऑक्सीकृत ब्लड है। और विऑक्सीकृत रक्त का मतलब क्या होता है, जिसमें CO2 ज्यादा से ज्यादा है। ऐसा रक्त जिसके अंदर CO2 की मात्रा ज्यादा है, ऑक्सीजन की मात्रा कम है, उस ब्लड को क्या कहते हैं अपन, विऑक्सीकृत रक्त कहते हैं। तो मतलब क्या है, यहां पर इस रक्त में क्या है, CO2 तो बहुत ज्यादा है और ऑक्सीजन की कमी है, लेकिन यहां मुझे बताओ इस कुपिका के अंदर क्या है, CO2 की कमी है और ऑक्सीजन ज्यादा है। ठीक है, मतलब क्या हुआ, इस कुपिका के अंदर ऑक्सीजन जो है उसका दाब जो है, उसका प्रेशर यहां पर ज्यादा है ऑक्सीजन का, और यहां पर कम है। और आपको पता है कि गैस जो है वो ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ जाएगी, तो यहां प्रेशर ज्यादा और यहां प्रेशर कम, तो ऐसे आ जाएगा आपका, ऑक्सीजन जो है ब्लड में आ जाएगी। और वहीं मैं बात करूं, CO2 जो है वो यहां पर ज्यादा है और यहां पर CO2 का दाब कम है, तो CO2 जो है यहां ऊपर की तरफ चली जाएगी। ये किसकी मदद से हो रहा है, ये डिफ्यूजन हो रहा है, यहां पर विसरण हो रहा है। ठीक बात है, अब मैं कुछ आपको चीजें दिखाता हूं। ये जो है, ये क्या है, जो मैंने आपको पर्पल कलर में, ब्लू कलर, बैंगनी कलर जो भी मान लो ना, इसमें क्या है, ये क्या है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम है। ये स्क्वैमस एपिथेलियम। ठीक है, ये जो मैंने आपको बनाया है, ये बीच में ये क्या है, ये है आपका एल्वियोलर मैक्रोफेज। एल्वियोलर मैक्रोफेज, हिंदी में बात करूं तो ये क्या है, भक्षकाणु कोशिका है। ये क्या है, ये भक्षकाणु कोशिका। भक्षकाणु कोशिका। ठीक है, उसके अलावा यहां पर देखो, ये तो आपको क्या होगा, पूरा स्क्वैमस एपिथेलियम हो गया ना, स्क्वैमस एपिथेलियम हो गया, जिससे इसकी कुपिका की जो दीवार है वो बनी हुई है। लेकिन ये बीच में मैंने ग्रीन कलर में क्या बनाया है, ये मैंने क्या बनाया है, तो ये क्या है, मॉडिफाइड सेल्स हैं। ये क्या है, मॉडिफाइड सेल्स हैं। ये
मॉडिफाइड सेल्स। हिंदी में बात करूं तो रूपांतरित कोशिकाएं हैं ये, रूपांतरित कोशिका। ये रूपांतरित कोशिका क्या करती है? ये मुक्त करती है, रिलीज करती है। किसको रिलीज करती है? लेसाइथिन रिलीज करती है। लेसाइथिन क्या काम आता है अभी बताऊंगा ना। ये क्या करती है? ये मुक्त करती है। रिलीज लिख देता हूं, हिंदी में आपको समझ में नहीं आएगा, मुक्त है ना, काफी लोगों को नहीं समझ में आएगा बाद में। ये रिलीज करती है, क्या रिलीज करती है? लेसाइथिन रिलीज करती है, लेसाइथिन रिलीज करती है। अब लेसाइथिन के बारे में थोड़ी सी आपको बात बता देता हूँ। लेसाइथिन किस काम आती है? जैसे बच्चा जन्मा नहीं होता ना, गर्भाशय में होता है, उस टाइम पर बच्चे के जो फेफड़े होते हैं ना, वो बिल्कुल आपस में क्या होते हैं? चिपके हुए होते हैं। ठीक है, बच्चे के जो फेफड़े हैं वो कैसे होते हैं? चिपके हुए होते हैं। और जैसे ही बच्चा जन्म लेता है, बाहर आता है, उसके बाद में बच्चे के जो फेफड़े हैं वो फूल जाते हैं। ठीक है, अगर फेफड़े नहीं फूलेंगे तो दिक्कत वाली बात है। ठीक है, तो ये फूलते किसकी वजह से हैं? जितना ज्यादा लेसाइथिन होगा ना, ये जितना ज्यादा लेसाइथिन होगा उतनी बढ़िया से वो फूल जाएंगे। अगर लेसाइथिन की कमी रहेगी अगर लेसाइथिन की कमी रहेगी ना बच्चे के अंदर, तो फेफड़े नहीं फूलेंगे, और फेफड़े नहीं फूलेंगे तो वो एक मेडिकल कंडीशन बनती। आगे उसके बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेंगे, है ना। चलो, अब मैं आपको इस ब्लड कैपिलरी के बारे में थोड़ी सी बात बता देता हूं। ये क्या आपकी रक्तवाहिका है। ये क्या है? रक्तवाहिका, रक्तवाहिका। और ये जो इसकी लेयर है जिससे दीवार बनी हुई है ना, रक्तवाहिका की दीवार बनी हुई, वो किससे बनी हुई है? एंडोथीलियम, एंडोथीलियम। और ये जो मैंने येलो कलर में बनाया, ये क्या है? बेसमेंट सब्सटेंस है। ये क्या है? बेसमेंट सब्सटेंस, सब्सटेंस। हिंदी में इसको कहते हैं आधारीय, आधारीय तत्व। ये क्या है? आधारीय तत्व। यहां तक आपको बातें समझ में आई होंगी। अब मैं आपको एक पॉइंट बताता हूं, वो ध्यान से सुनना। यहां लिख देता हूं मैं पॉइंट। विसरण, विसरण परत की संख्या ना, विसरण परत की संख्या। मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, यहां पर विसरण कहां हो रहा है? भैया यहां ये विसरण हो रहा है। इसमें कितनी परत है? विसरण के अंदर कितनी परत हो, कितनी परत काम में आ रही है? भाई जो विसरण हो रहा है वो कितनी परत में से हो रहा है? मुझे ये बताओ भैया। एक परत तो कौन सी हो जाएगी आपकी? ये कुपिका जो है इसकी दीवार हो जाएगी। एक परत तो ये होगी। दूसरी ये परत होगी जो येलो कलर में मैंने बना रखी है, आधारीय तत्व वाली, 2 परत हो गई। तीसरी परत कौन सी है आपकी? ये जो ब्लड वेसल है ना, जो रक्तवाहिका है, इसकी दीवार। तो जो गैस है, जो O2 CO2 जो है, वो कितनी परतों में से होकर गुजर रही है? कितनी परतों में से होकर गुजर रही है? पहली परत किसकी? कुपिका की दीवार। दूसरी आपका जो आधारीय तत्व है ये आ गया, 2 लेयर होगी। तीसरी आपकी होगी रक्तवाहिका की दीवार। तो 3 परतों में से होकर क्या है? O2 CO2 जो है वो विसरण कर रही है। तो यहां पर परत की संख्या कितनी होगी भैया? 3 हो गई। कितनी संख्या लिख दूं मैं? 3 लिख दूं। कौन कौन सी है वो? कौन कौन सी है वो? 1 नंबर 1 नंबर कौन सी है आपकी? जो कुपिका की दीवार। और कुपिका की दीवार किससे बनी हुई है? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम से, सिंपल स्क्वैमस, स्क्वैमस एपिथेलियम से बनी हुई है, एपिथेलियम से बनी हुई है। और दूसरी परत कौन सी है आपकी? आधारीय तत्व वाली है ना, बेसमेंट मेम्ब्रेन, आधारीय, आधारीय तत्व। और तीसरी परत कौन सी है आपकी? तीसरी परत अब रक्तवाहिका की जो दीवार है वो किससे बनी हुई है? एंडोथीलियम, है ना। तो रक्तवाहिका का, रक्तवाहिका, वाहिका की एंडोथीलियम, एंडोथीलियम। तो ये जो है आपकी विसरण की परत की संख्या है। अब ये जो ये परत जो वो कितनी मोटी होती है बताओ मुझे? ये तीनों परत मिलाकर, ये पूरी जो है, ये तीनों परतें, ये तीनों परतें मिलाकर कितनी मोटाई होती है? इसकी मोटाई कितनी है ना। तो यहां पर मैं आपको एक पॉइंट और ऐड कर देता हूं। मोटाई, इसकी मोटाई कितनी है? 1 mm से कम होती है ना, 1 mm से, 1 mm से कम। ठीक है,
ये भी आपको पॉइंट ध्यान में रखना है। तो मैं आपको बातें क्या बताई मैंने आपको, विसरण कहाँ हो रहा है, डिफ्यूजन कहाँ पे हो रहा है गैसेस का, CO2 जो है यहाँ से यहाँ जा रही है और ऑक्सीजन जो है यहाँ से यहाँ आ रही है, तो इसी को क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। अभी जो विसरण है वो कितनी परतों में से होकर गुजर रहा है, एक आपकी कूपिका की परत होगी, एक आपकी रक्तवाहिका की होगी और एक बीच में ये आधारित तत्व भरा हुआ है इसकी होगी। तो 3 परतों में से होकर गुजर रहा है। तीनों परतों की जो मोटाई है वो मिलाकर कितनी होगी आपकी, 1 mm से कम होती है, मतलब 1 mm नहीं होती, 1 mm से कम होती, 0.4 mm, 0.5 mm ऐसे ये होती है। ठीक है, तो ये बातें आपको समझ में आई या नहीं आई, मुझे एक बात जल्दी से बताओ भाई, आई क्या? अब अपन आगे चलते हैं। ठीक है, अब एक सिंड्रोम के बारे में बात करते हैं, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, सिंड्रोम का जो नाम दिया गया है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, इसको बोलते हैं एटलेक्टेसिस। ठीक है, एटलेक्टेसिस, वापस बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ, एटलेक्टेसिस। ठीक है, हाँ जी उल्टी हो गई मेरी, एटलेक्टेसिस। ठीक है, एटलेक्टेसिस जो है ये क्या होता है, ये यार ये यही होता है लेसाइथिन। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था लेसाइथिन कि भाई फेफड़े जो है वो नहीं फूलते हैं ना, तो कोई बच्चा पैदा हुआ है, तो बच्चा जब अंदर होता है, गर्भ में होता है, तो उस टाइम पर तो क्या है भाई, वो उसके फेफड़े जो बिल्कुल चिपके हुए होते हैं, जैसे वो पैदा होगा तो उसके फेफड़े जो वो फूलते हैं। तो अगर लेसाइथिन जिसकी कमी होगी तो क्या होगा, फेफड़े जो है नहीं फूलेंगे, और उस कंडीशन को क्या कहते हैं अपन, एटलेक्टेसिस कहते हैं। ठीक है, तो ये सर्फेक्टेंट कौन है आपका, जो लेसाइथिन है उसको क्या बोला, सर्फेक्टेंट। सर्फेक्टेंट का मतलब होता है पृष्ठ सक्रिय कारक है ना, तो ये पृष्ठ सक्रिय कारक कौन है, लेसाइथिन। लेसाइथिन की कमी के कारण क्या हो जाएगा, कूपिका एल्विलाई जो वो कोलैप्स हो जाएगी। ठीक है, चिपक जाएगी आपस में, खुलेगी नहीं है ना, फूलेगी नहीं। तो ये आपको ध्यान में रख लेना है, एटलेक्टेसिस। ठीक है, आगे बात करते हैं, गैसों के विसरण की दर को प्रभावित होती है ना, गैसों की विसरण की दर प्रभावित होती है। तो गैसों की जो विसरण की जो दर है, जो रेट है, वो किससे किससे प्रभावित हो सकती है, अपने दिमाग से बताओ भाई मुझे। अभी मैंने आपको जगह चीजें बताई हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या चीजें बताई हैं कि यहां से जो विसरण हो रहा है, CO2 जो यहां से यहां जा रही है और ऑक्सीजन जो यहां से यहां आ रही है, ये विसरण हो रहा है। अब मुझे आप एक बात बताओ, ये जो विसरण की प्रक्रिया वो किस किस से प्रभावित हो सकती है, मुझे आप एक बात बताओ, सही सही बताना भाई, आपका कितना दिमाग चलता है उस हिसाब से मुझे आप ये बात बताओ कि ये जो विसरण की जो प्रक्रिया चल रही है वो किस किस से प्रभावित हो सकती है। पहला पॉइंट मैं आपको बताऊं, पहली चीज तो ये प्रभावित, अपना दिमाग बताना अपने दिमाग से कि भैया ये प्रभावित इससे नहीं हो सकती क्या, कि ये इसकी जो मोटाई है ना, ये इसकी जो मोटाई है, ये जो 3 परत है ना, इन 3 परतों की अगर मोटाई ज्यादा हो गई तो विसरण कम होगा या नहीं होगा, मुझे बताओ। अरे एक बात बताओ मुझे, जितनी परत पतली होगी उसमें से गैस जो है वो आसानी से चली जाएगी, और जितनी ज्यादा मोटी होगी उसमें से क्या है, पर गैस ज्यादा आसानी से नहीं जा पाएगी। सिंपल सी बात है यार, है ना। तो यहां पर अगर CO2 और CO2 यहां से यहां जा रही है, तो अगर ये जो इनके बीच की जो मोटाई है अगर वो कम होगी तो जल्दी चली जाएगी, अगर ज्यादा मोटी होगी तो नहीं जा पाएगी, है ना। तो बस यही पॉइंट यहां लिख रखा है। तो गैसों की जो विसरण की जो दर है वो पहली जो किससे प्रभावित होती है, विसरण झिल्ली की जो मोटाई है ना, जो विसरण झिल्ली है उसकी मोटाई कितनी है। अगर वो ज्यादा मोटी होगी तो भाई गैस धीरे धीरे जाएगी या फिर कम जाएगी, और अगर वो कम मोटी होगी तो जल्दी जल्दी चली जाएगी। ठीक है, तो दर ज्यादा कब होगी, जब इसकी जो विसरण झिल्ली है इसकी मोटाई कम होगी, तो आपकी जो दर है विसरण की वो ज्यादा होगी, और अगर मोटाई ज्यादा हुई तो विसरण की दर जो है वो कम होगी। ठीक है, तो यहां पर मैं एक चीज बात लिख देता हूं आपको, एक फिजिक्स का सा फॉर्मूला लिख देता हूं। क्या फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, कि भैया विसरण की दर है ना, विसरण की दर विसरण की दर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके किसके, विसरण झिल्ली की मोटाई की, विसरण झिल्ली की मोटाई है ना। तो जितनी ज्यादा मोटाई होगी विसरण झिल्ली की उतनी कम क्या होगी, आपकी विसरण की दर होगी, है ना। तो मैंने आपको बता दिया। चलो आगे चलते हैं। अगला पॉइंट देखो, गैसों का आंशिक दबाव और किस पर डिपेंड करती है। मैं आपको चीजें क्या बता रहा हूं, पहले तो वो समझो। मैं ये बता रहा हूं कि जो गैस जो आपकी ट्रांसफर हो रही है, विसरण हो रहा है उनका, वो किस किस चीज से प्रभावित हो सकती हैं। तो पहली चीज तो क्या है कि अगर वो परत ज्यादा मोटी होगी तो उससे प्रभावित हो सकती है, पतली होगी तो उससे प्रभावित हो सकती है ना। तो उसकी मोटाई कितनी है उस हिसाब से प्रभावित हो सकती है। दूसरा मैं आपको कह रहा हूं कि गैसों का प्रेशर कैसा है। अगर गैसों का प्रेशर कैसा, उस पर भी क्या है डिपेंड करेगा आपकी
कि भैया विसरण कितनी जल्दी कितना धीरे होगा। मैं इसका एग्जांपल दूं आपको। अगर यहाँ पर देखो ऑक्सीजन का प्रेशर यहाँ पर एल्विलाई में बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इस कूपिका में ऑक्सीजन का प्रेशर बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर इस रक्त के अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर बहुत कम है, तो ऑक्सीजन जो जल्दी से यहाँ आ जाएगी, क्योंकि हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाती है। तो अगर यहाँ पर ऑक्सीजन का हाई प्रेशर हुआ और ऑक्सीजन का यहाँ पर लो प्रेशर हुआ तो ऑक्सीजन जल्दी से यहाँ भाग के आ जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ मान लो कि ऑक्सीजन का प्रेशर यहाँ पर भी ज़्यादा हाई नहीं है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन का इतना कम नहीं है, तो यहाँ पर ये क्या है, धीरे धीरे ऑक्सीजन आएगी। तो ऑक्सीजन का ही नहीं, कार्बन CO2 का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं अपन ना। तो गैसों का जो है वो दाब कैसा है, पार्शियल प्रेशर कैसा, आंशिक दाब कैसा है, उस पर भी आपका क्या है, डिपेंड करता है विसरण। ठीक है, तो गैसों का आंशिक दबाव कितना है, आंशिक दाब कितना है ना, उस पर भी आपको गैसों का जो विसरण है वो क्या है, निर्भर करता है। ठीक बात है। तीसरा पॉइंट क्या है, गैसों की घुलनशीलता। अब गैसों की घुलनशीलता कैसी है रक्त के अंदर, आ जाओ दिखाता हूं। अब ये गैस जो यहां से यहां तक आ गई है ना, यहां से यहां तो मान लो आ जाएगी गैस, है ना, नाइट्रोजन मान लो यहां पर नाइट्रोजन है, वो नाइट्रोजन यहां से यहां तो आ जाएगी, लेकिन उसकी घुलनशीलता कितनी है रक्त के अंदर। अगर रक्त में वो घुलनशील ही नहीं है, अगर रक्त में वो घुलनशील ही नहीं है तो रक्त वो जो है उसको यहां से यहां आगे नहीं ले जाएगा, उसको कभी नहीं लेके जाएगा आगे, क्योंकि वो घुलेगा ही नहीं रक्त के अंदर। तो घुलनशीलता भी होनी जरूरी होती है ना। तो गैसों की घुलनशीलता कैसी है, नाइट्रोजन जो वो घुलनशील नहीं होती रक्त के अंदर, है ना। अब देखो यहाँ पर क्या लिख रखा है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आ सकता है भाई, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या बोल रहा है, CO2 की घुलनशीलता जो है वो O2 की तुलना में 20 से 25 गुना अधिक होती है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं कि CO2 और O2 दोनों में से ज्यादा घुलनशील कौन सी होती है रक्त में, बताओ भाई जल्दी से। दोनों में से ज्यादा घुलनशील कौन सी होती है, CO2 होती है कि O2 होती है? तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, CO2 होती है भैया। CO2 जो है वो 20 से 25 गुना, ये भी बात याद रखना, 20 से 25 गुना, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो CO2 होती है वो 20 से 25 गुना अधिक घुलनशील होती है। किसके तुलना में, ऑक्सीजन की तुलना में। CO2 20 से 25 गुना अधिक घुलनशील होती है ऑक्सीजन की तुलना में। तो ये पॉइंट आपको याद रख लेना भाई, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। आगे चलते हैं। अब ये अपना जो है ये मान लो कि अपना जो आधा पोर्शन जो है ना इस चैप्टर का वो अपन खत्म कर चुके हैं, ठीक है। अब अपन थोड़ी सी बातें करेंगे मैकेनिज्म की, कि आपका जो श्वास का जो मैकेनिज्म है वो कैसा है। फिर ये मान लो कि और भी आधा हो गया, ठीक है, और फिर 2-3 टॉपिक बचेंगे वो खत्म करेंगे, है ना। चलो अब बात करेंगे श्वासन की क्रियाविधि। ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई यार, ये बताओ मुझे। कूपिका की संरचना समझ में आ गई आपको, ठीक है। ये 2-3 पॉइंट मैंने आपको यहाँ बताए, ठीक है। जो गैसों का विसरण वो किस किस पर निर्भर करता है, ये बात आपको समझ में आई। तो आगे चलते हैं। अब श्वासन की जो क्रियाविधि है उसकी बात करते हैं। जो ब्रीदिंग का जो मैकेनिज्म है, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं कि भाई सांस जो है, हवा जो मुंह में कैसे चली जाती है। सोच के देखो एक बार, आपके अंदर जो हवा जो है, बाहर की हवा, वो अंदर कैसे जा रही है और अंदर की हवा बाहर कैसे आ रही है, कभी सोच के देखा है? बस उसी की बात करेंगे, वो कैसे जाती है कैसे नहीं जाती, वही बात करने वाले। आ जाओ, पहले थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, नॉर्मल पॉइंट, उसके बाद में डायग्राम से थोड़ी सी बातें करेंगे। ध्यान से देखो। सबसे पहले ये मुख्य रूप से 2 प्रकार की पेशियों का वैकल्पिक संकुचन, कॉन्ट्रैक्शन, और शिथिलन, रिलैक्सेशन है, ठीक है। आपकी जो हवा है ना, सॉरी, आपकी जो श्वासन की जो प्रक्रिया है वो किसकी वजह से होती है? इसमें जो सामान्यतः जो है, नॉर्मली जो है, इसमें 2 प्रकार की जो पेशियां जो वो काम करती हैं, ठीक है। आप जो सांस ले रहे हो और सांस छोड़ रहे हो, उस प्रक्रिया के अंदर मुख्यतः 2 प्रकार की जो पेशियां हैं वो काम आती हैं, ठीक है। मतलब और भी पेशियां हैं, लेकिन मेनली जो है 2 पेशियां जो है वो काम में आती हैं। कौन कौन सी पेशियां, उनकी बारे में बात करते हैं। पहली है डायफ्राम, ठीक है। डायफ्राम अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको दिखाया था कि डोम शेप का है ना, गुंबदाकार है ना, तो वो क्या है, डायफ्राम। डायफ्राम मसल, उसको फ्रेनिक मसल भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, फ्रेनिक मसल। और दूसरी कौन सी है, दूसरी कौन सी है आपकी, दूसरी है अंतरा पुरुषक, ठीक है, अंतरा परशुक पेशियां ना। अब यार हिंदी में ये दिक्कत है ना, अंतरा परशुक पेशियां, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंटरकोस्टल मसल। इंग्लिश वाले नाम भी थोड़े थोड़े अपने दिमाग में बैठाया करो, ठीक है, क्योंकि हिंदी वाले नाम जो बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं कई बार, तो इंग्लिश वाले नाम भी साथ साथ में मैं लिख देता हूँ आपको, है ना। तो कई हिंदी वाले वर्ड भी लिखता हूँ, इंग्लिश वाले भी लिखता हूँ, तो जहाँ पर जो इजी लगे ना उसको पकड़ लिया करो। ऐसा नहीं कि भाई हम तो भैया हिंदी मीडियम से तो हिंदी को पकड़ के रखेंगे, अरे नहीं, इंग्लिश में भी, इंग्लिश इंपॉर्टेंट है भाई। अगर आगे जो MBBS करोगे ना वो इंग्लिश में ही करनी है आपको, और इंग्लिश ईजी रहेगी।
आपको लगता है ना हिंदी इजी है, भाई आयुर्वेद जो है ना, BAMS कोर्स जो है ना, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, भाई वो हिंदी में वो कोर्स है ना, और हिंदी के चक्कर में है ना, जो हिंदी मीडियम वाले हैं ना, उनको भी बड़ी दिक्कत आती है वहाँ पे। तो इंग्लिश MBBS पूरा इंग्लिश में है, ठीक है, तो बढ़िया से समझो है ना बातों को, हाँ डरना नहीं है इतनी भी कोई, अरे ईजी होती है इंग्लिश, ठीक है। बात है अंतरापरशुक पेशियों की, है ना, तो ये इंग्लिश में बोलते हैं इसको इंटरकोस्टल मसल। तो मैंने आपको कहा कि इसमें दो प्रकार की जो पेशियां हैं, दो प्रकार की जो मसल्स हैं वो काम में आती हैं। जब आप सांस ले रहे हो, सांस छोड़ रहे हो, उसमें कौन कौन सी मसल काम आती हैं? दो प्रकार की मसल। पहली आपका डायफ्राम, समझ गए, गुबंदाकार, ठीक है, जो आपका डोम शेप का है, ठीक है। और दूसरी कौन सी है आपकी? दूसरी है आपकी इंटरकोस्टल मसल, अंतरापरशुक पेशियां, ठीक है। अब ये जो अंतरापरशुक पेशियां हैं ये दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? एक बाह्य अंतरापरशुक पेशियां और एक आंतरिक अंतरापरशुक पेशियां, ठीक है। जो बाह्य है उनको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, और जो आंतरिक है उनको इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। अब एक चीज समझो ध्यान से, ये जो एक्सटर्नल वाली है ना, एक्सटर्नल वाली जो है ना, ये जो बाह्य अंतरापरशुक पेशियां जो हैं, यही काम आती है किसमें? श्वसन की क्रिया में, ठीक है। आप नॉर्मली सांस ले रहे हो, नॉर्मली सांस छोड़ रहे हो ना, तो उसमें कौन कौन काम आएगा? उसमें एक तो डायफ्राम काम आता है आपका, और एक ये बाह्य अंतरापरशुक पेशियां काम आती हैं। ये दो ही चीज काम आती है। तो भैया ये जो वाले आंतरिक अंतरापरशुक पेशियां जो है, ये किस में काम आती हैं? यार ये काम तो आती है, लेकिन आप जो नॉर्मल सांस की प्रक्रिया है ना, उसमें ये काम नहीं आती। अगर आप सांस नॉर्मल अपनी जिंदगी में, अगर आपको कोई चुल नहीं मच रही, बढ़िया से आप सांस ले रहे हो नॉर्मल, तो ये काम नहीं आती। लेकिन अगर आपको ये हुआ कि भैया मैं तो जबरदस्ती बलपूर्वक क्या करूंगा? श्वसन करूंगा, जबरदस्ती से श्वसन करूंगा, है ना, सांस जोर जोर से सांस लूंगा, जोर जोर से खींचूंगा, जोर जोर से सांस छोड़ूंगा। अगर आप नॉर्मल लाइफ के अंदर रह रहे हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन आप जब रनिंग करते हो, कोई एक्सरसाइज करते हो, तो आपको पता है कि आप सांस की, आपकी जो सांस जो है वो बढ़ जाता है ना, सांस की तेजी जो है वो बढ़ जाती है। तो वहां पर जो है ये मसल्स जो है ये काम में आने लग जाती है। कौन सी? आंतरिक अंतरापरशुक मसल्स, है ना। अभी इनकी बात करेंगे, ध्यान से देखो, मैं बना के दिखाता हूं आपको कहां होती हैं ये मसल्स। ये क्या है आपकी आगे वाली जो बोन बताई मैंने आपको, यहां पर जो बोन होती है ना, आगे वाली जो बोन है वो है ये कौन सी? उरोस्थी है ये, स्टर्नम, ठीक है। और ये क्या है आपकी? पसलियां, रिब्स, ठीक है। ये पीछे जाके जुड़ रही है ना, इनके बीच में क्या होती है आपकी? ये मसल्स होती हैं, ये पेशियां होती हैं, ठीक है। आपको मैं पीछे वाले डायग्राम में भी दिखाता हूं आपको, ताकि आपको थोड़ा और समझ में आए। मैंने अभी आपको दो प्रकार की पेशियां बताई। एक तो मैंने आपको बताया डायफ्राम, डायफ्राम तो ये रहा, ठीक है भैया, समझ में आ गया। डायफ्राम तो दिमाग में बैठ के ना कहाँ होता है, डायफ्राम तो आपको मिल गया, ये डायफ्राम है। दूसरी प्रकार की मैंने आपको पेशी बताई, आपको जो आपकी अंतरापरशुक पेशियां जो बताई मैंने आपको, वो अंतरापरशुक जो पेशियां, इंटरकोस्टल जो मसल्स हैं, वो कहाँ पर होती हैं? वो होती हैं यार इन पेशियों के बीच में। ये जो आपकी जो रिब्स है ना, ये जो रिब्स है, ये पेशियां हैं, इनके बीच में क्या होती हैं आपकी? इनके बीच में होती हैं वो मसल्स, ठीक है। इनके बीच में मसल्स होती हैं। समझ में आई या नहीं आई? आई, ठीक है। तो ये कौन सी हैं आपकी? ये कौन सी हैं आपकी? ये है आपकी इंटरनल, ये है आपकी इंटरनल, आंतरिक लिख देता हूं मैं, आंतरिक पेशियां, ठीक है। और इसके ऊपर, इसके जस्ट ऊपर दूसरी पेशी होती है, इसके ऊपर जस्ट दूसरी पेशी होती है, ठीक है। वो कौन सी है आपकी? बाह्य अंतरा, ठीक है। तो जो आंतरिक वाली है वो आगे होती है, और उसके जस्ट ऊपर कौन सी होती है? बाह्य होती है। अभी इस डायग्राम में दिखाता हूं मैं आपको, ठीक है। ये जो मैंने रेड कलर में बनाई है, ये कौन सी है आपकी? आंतरिक। ये कौन सी है? एक मिनट, ये कौन सी है आपकी? आंतरिक है, आंतरिक अंतरापरशुक पेशी, ठीक है। और मैं वही बात करूं इसकी, बाह्य कहां पर होती है? फिर बाह्य कहां होती है? तो बाह्य जो है ना,
वो होती है यहाँ, इसके ऊपर होती है ना, इसके जस्ट ऊपर होती है। कौन सी? आंतरिक वाली जो है इनके ऊपर होती है भाई, ये जो है आंतरिक वालों के ऊपर होती है, आंतरिक वालों के ऊपर होती है। तो ये कौन सी होगी आपकी? भाई ये अंतराप्रशुक पेशी। ठीक है, अब इसको मैं एक बार मिटा के नीचे लिखूंगा ना, क्योंकि मेरे को इसके बारे में कुछ बातें बतानी है आपको। यहां मैं लिख देता हूं, ये क्या है? आंतरिक अंतरा ठीक है। अब ये दो प्रकार की मसल्स मैंने आपको बताई, एक तो डायफ्राम है, दूसरी आपकी अंतराप्रशुक पेशी है। अंतराप्रशुक पेशी भी दो प्रकार की होती हैं, एक आपकी बाह्य और एक आपकी आंतरिक। ठीक है, अब पहले बाह्य के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, ये जो बाह्य जो है ना, ये जो बाह्य जो है, ये जब संकुचन करता है, इनमें जब संकुचन होता है ना, जब संकुचन होता है तो क्या होगा? ये जो बाह्य अंतराप्रशुक पेशियां, इनके बारे में अभी और बताऊंगा, संकुचन क्या है क्या नहीं है, ये बारे में बात अपन करेंगे। लेकिन जब इनमें संकुचन होता है, जब इनमें संकुचन होता है तो क्या होगा? एक मिनट, इनमें जब संकुचन होगा तो क्या होगा? थोरेसिक जो वॉल्यूम है, वक्ष गुहा का जो आयतन है, वक्ष गुहा का आयतन जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, और इनमें जब क्या होगा? शिथिलन मतलब रिलैक्स, ये जब रिलैक्स होंगी, शिथिलन का मतलब क्या होता है? रिलैक्सेशन होता है ना, तो ये जब रिलैक्स होंगी, और इसका मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट, इंग्लिश में भी लिख देता हूं कॉन्ट्रैक्ट। तो क्या होगा? वक्ष गुहा का आयतन जो वो कम हो जाएगा, वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाएगा। तो अब आप एक चीज कनेक्ट कर पा रहे हो? थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक बात बोली थी कि आप जो है फेफड़ों का आयतन जो वो डायरेक्टली सीधे तरीके से आप नहीं बदल सकते, लेकिन अगर आप अपनी वक्ष गुहा का आयतन बदल लोगे ना, तो फेफड़ों का आयतन जो है वो अपने आप बदल जाएगा। तो वही बात मैं यहाँ कनेक्ट कर रहा हूँ। देखो, अगर आप बाह्य, ये जो बाह्य अंतराप्रशुक पेशी है, अब आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि भैया हम वक्ष गुहा का आयतन कैसे बदलेंगे? तो उसी के लिए ना, ये बाह्य जो अंतराप्रशुक पेशी है, क्या करेगी? अगर इसमें संकुचन होगा तो वक्ष गुहा का आयतन जो है वो बढ़ जाएगा, और अगर इसके अंदर शिथिलन होगा, ये रिलैक्स हो जाएगी, तो वक्ष गुहा का आयतन जो है वो कम हो जाएगा। और जब वक्ष गुहा का आयतन बढ़ेगा तो आपके जो फेफड़े हैं उनका आयतन जो है वो ऑटोमेटिकली क्या होगा? बढ़ जाएगा। और अगर इनमें क्या है? रिलैक्स, ये रिलैक्स होंगी, शिथिलन होंगी, तो इनका क्या होगा? आयतन जो वो कम होगा, वक्ष गुहा का आयतन अगर कम होगा, और जब वक्ष गुहा का आयतन कम होगा तो वो ऑटोमेटिकली फेफड़ों के अंदर दिखाई देगा, और फेफड़ों का आयतन जो है वो भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो वो लाइन जो मैंने आपको बताई थी बहुत इंपॉर्टेंट है, अब वो काम आ रही है आपको ना, अब काम आएगी। तो ये होता है सारा जो ये काम होता है, ये कहाँ होता है? ये होता है आपका सामान्य सुषुप्सन की क्रिया है ना, ये वाली जो पेशी है ये कब आती है? सामान्य श्वसन क्रिया में है ना, सामान्य श्वसन ही लिख देता हूं। सामान्य श्वसन में कौन काम आएगा? ये बाह्य अंतराप्रशुक पेशी काम आएगी। और जो आंतरिक जो अंतराप्रशुक पेशी है कब काम आएगी? ये काम आएगी जी आपकी बलपूर्वक श्वसन में। बलपूर्वक का मतलब क्या है? फोर्सफुल है ना, फोर्सफुल ब्रीदिंग में, इंग्लिश में भी लिख देता हूँ, कई बार बलपूर्वक नहीं समझ में आएगा तो फोर्सफुल तो आ ही जाएगा। ठीक है, तो फोर्सफुल अगर आप जबरदस्ती सांस ले रहे हो तो उसमें क्या आ जाएगा? आपका आंतरिक प्रशुक पेशियां ये काम में आती हैं। अब यहां पर जो है उल्टा होगा, इसका जस्ट उल्टा होगा। यहां पर देखो, संकुचन करवा रहे थे बाह्य अंतराप्रशुक पेशियों के अंदर, अगर संकुचन होगा तो वक्ष गुहा का आयतन जो वो बढ़ेगा। लेकिन अगर इन आंतरिक में अगर संकुचन होगा ना, इसमें अगर संकुचन होगा ना, तो क्या होगा? इसमें अगर होगा आपकी वक्ष गुहा का आयतन जो है ना, वक्ष गुहा का आयतन जो है वो क्या हो जाएगा? कम होगा इस बार। ठीक है,
यहाँ क्या होता है, कम होता है, वक्ष गुहा का आयतन कम होता है। तो इसका उल्टा हो गया ना, देखो बाह्य वाले के अंदर अगर संकुचन हो रहा है बाह्य वाली पेशी के अंदर, तो क्या हो रहा है, यहाँ पर वक्ष गुहा का आयतन बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर आंतरिक के अंदर अगर संकुचन होता है तो वक्ष गुहा का आयतन जो है वो कम होता है। एक चीज और लिखवा देता हूँ, अगर ये रिलैक्स होंगी तब क्या होगा, ये अगर रिलैक्स होती हैं तब क्या होगा, तब वक्ष गुहा का आयतन बढ़ेगा। तो इसका जस्ट उल्टा होता है ना, इसका जस्ट उल्टा होगा। तो अपने को नॉर्मल जब रेस्पिरेशन करते हैं, नॉर्मल सांस ले रहे हैं ना, नॉर्मल इंसान सांस ले रहा है, तो ये वाली पेशी काम आएगी। और कौन सी पेशी काम आएगी, आपका डायफ्राम। दो ही पेशी काम आती हैं जब आप नॉर्मल सांस ले रहे हो, उसमें डायफ्राम काम आता है और दूसरी पेशी आती है काम कौन सी, बाह्य अंतरापरशुक पेशी काम आती है। तो दो ही प्रकार की पेशी काम आती है। लेकिन जब आप जबरदस्ती सांस लेते हो तो उसमें आपकी आंतरिक परशुक पेशी जो है वो काम आती है। उसके बारे में मैं थोड़ा आपको आगे बताता हूँ, ठीक है। अब जो आपकी श्वसन क्रिया जो है वो कैसे होती है उसके बारे में थोड़ी सी बातें जो है अपन कर लेते हैं, ठीक है। एक मिनट दीजिए भाई, अपन बात करते हैं। एक फॉर्मूला बताऊं आपको, फॉर्मूला आपने देखा होगा, एक फॉर्मूला पीवी इजिकल्स टू क्या होता है, पीवी इजिकल्स टू क्या होता है, एनआरटी। याद है क्या ये फॉर्मूला, देखा है कहीं केमिस्ट्री में ये पीवी इजिकल्स टू एनआरटी कभी देखा आपने, सुना है, ठीक है, सुना तो हो गई भैया। पीवी इजिकल्स टू एनआरटी यहाँ कहाँ आ गया, ठीक है। अभी इसको रिलेट करते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला बता दिया मैंने आपको, अभी इसका देखो यूज बताऊंगा आपको। अभी फेफड़ों में हवा कैसे आती है उसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी, है ना। देखो थोड़ी सी क्या पूरा मैकेनिज्म ही समझेंगे। यहां बनाता हूं फेफड़ा, एक से काम चला लोगे, ये मान लो क्या है भाई, फेफड़ा है, मान लो ना, मान लो इसको, लग तो नहीं रहा भाई बिल्कुल भी, लेकिन मान तो सकते हो। चलो थोड़ा बढ़िया बनाते हैं, ठीक है। ये मान लो फेफड़ा है ना। अब आप बोलोगे भैया भाई ये बढ़िया था क्या आपका, और ये क्या है आपका, नीचे बना रहा हूं मैं यहाँ पर, एक मिनट, क्या हो रहा है भाई, ये क्या आपका डोम शेप का आपका क्या है, डायफ्राम मान लो यार, है ना, ज्यादा चित्रकारी नहीं करते ना। ये क्या है आपका डायफ्राम, डायाफ्राम, ठीक है। और ये कैसा होता है, डोम शेप का होता है, बता चुका हूं, है ना, गुंबदाकार, है ना, गुंबदाकार, ठीक है। जो भी है डोम शेप का होता है ना, आप भी देख लेना, हिंदी में अपना पढ़ लेना। और ये क्या बनाया मैंने, फेफड़ा बनाया जी। ये क्या है, फेफड़ा है, ठीक है। एक से काम चला लोगे, चला लेंगे भैया। अब इसमें हर हवा आती कैसे है उसके बारे में बात करते हैं थोड़ी सी, है ना। अब हवा जो है आपकी, जो एयर है, जो वायु है, वो कहां पे है, वायु जो है वो यहां पे है जी, ये आपकी वायु है यहां पे, ठीक है। और यहां पर क्या है आपका, ये यहां पर वायु है, ठीक है, वातावरण में ना वायु। तो और यहां का जो प्रेशर है, यहां का जो प्रेशर है उसको क्या कहेंगे अपन, एटमॉस्फेरिक कहेंगे। क्या कहेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडल का दाब, है ना। तो ये यहां पर क्या है, वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब ये जो वायु है ना, ये वाली जो वायु है, ये इस फेफड़े में कब आ सकती है। आपको एक चीज थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताई थी कि जो वायु है, ये जो गैसेस हैं, ये कहां जाती हैं, ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ जाती हैं। अरे जाती हैं या नहीं जाती, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाना पसंद करती हैं। भैया बिल्कुल ठीक बात बोल रहे हो आप, हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाएंगी। तो यहां पर ये जो बाहर का प्रेशर है ये क्या है, वायुमंडलीय दाब है। इसमें कोई छेड़छाड़ कर सकता हूं क्या, भाई मेरे हाथ में थोड़ी ना कि भाई मेरे को सांस लेनी है ना, तो मैं क्या करूंगा, भाई वायुमंडल तेरा प्रेशर थोड़ा सा कम कर ले या फिर ज्यादा कर ले। अरे मेरे हाथ में क्या वायुमंडल का प्रेशर चेंज करना, नहीं है। तो मेरे हाथ में क्या है, मैं फेफड़े के अंदर कोई बदलाव ला सकता हूं। फेफड़े के अंदर डायरेक्टली मैं कोई बदलाव ला सकता हूं क्या, नहीं ला सकता। थोड़ी देर पहले मैं आपको बताया था कि सीधे तौर पे मैं कोई बदलाव नहीं कर सकता फेफड़े के अंदर। तो मैं बदलाव किसके अंदर कर सकता हूं, मैं बदलाव कर सकता हूं किसमें, वक्ष गुहा के अंदर बदलाव कर सकता हूं। और वक्ष गुहा के अंदर बदलाव जब मैं करूंगा तो वो बदलाव ऑटोमेटिकली मुझे कहां दिखाई देगा, वो मुझे दिखाई देगा कहां पर,
फेफड़ों में। तो वक्ष गुहा के अंदर मैं बदलाव कर सकता हूं, और वक्ष गुहा के अंदर मैं बदलाव किसकी मदद से कर सकता हूं? डायफ्राम की मदद से कर सकता हूं, और किसकी मदद से? बाह्य अंतरापरशुक जो पेशियां हैं उनकी मदद से मैं क्या है वक्ष गुहा के अंदर बदलाव करूंगा। और जैसे ही मैं वक्ष गुहा के अंदर बदलाव करूंगा वो कहां पर दिखेगा? मुझे फेफड़ों के अंदर वो बदलाव दिखेगा, और फेफड़ों के अंदर जब बदलाव होगा तो बाहर की वायु जो है वो अंदर आएगी। अब ये आएगी कैसे, इसके बारे में बात कर लेता हूं। ठीक है, तो मेरे को करना क्या है, मेरा जो एम है वो एम सोचो, मुझे क्या है, इस जो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है, यहां पर भी इस फेफड़ों के अंदर भी कोई प्रेशर होगा। ठीक है, तो मुझे करना क्या है, मुझे इस फेफड़ों के अंदर का प्रेशर जो वो कम करना है। किससे कम करना है? ये जो बाहर का वायुमंडलीय जो दाब है इसके तुलना में, बाहर के प्रेशर की तुलना में मुझे फेफड़ों का प्रेशर जो वो कम करना है। अगर मैं फेफड़ों का प्रेशर अंदर का कम कर दूंगा तो बाहर की हवा जो है वो अंदर चली जाएगी, और जाएगी या नहीं जाएगी? बिल्कुल जाएगी। तो मेरे पास में कोई साधन है क्या इस प्रेशर को कम करने का? कोई साधन नहीं है भाई, इस प्रेशर को कम करने का मेरे पास में कोई साधन नहीं है। ठीक है, तो क्या करें? प्रेशर तो कम करना पड़ेगा। प्रेशर को डायरेक्ट कम करने का कोई साधन नहीं है, लेकिन मेरे पास में एक और तरीका है जिससे मैं प्रेशर ऑटोमेटिकली कम कर दूंगा। भैया क्या तरीका है? अब चलते हैं इस फॉर्मूले पे। ये PV = nRT। क्या है ये फॉर्मूला? बड़ा काम का फॉर्मूला है यार, ध्यान से देखना। ये सारा माल क्या है? कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट। तो अगर ये कांस्टेंट है मैं क्या लिख दूंगा? PV इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके? वॉल्यूम के। अरे ठीक बात है क्या? अगर ये सारा माल मसाला कांस्टेंट है, ठीक है, तो PV जो है वो ऐसे नहीं लिख सकते क्या मैं, कि प्रेशर जो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? वॉल्यूम के। मतलब दाब जो है वो उल्टा है किसका? आयतन का। तो अगर मैं आयतन को बढ़ाऊंगा तो दाब जो अपने आप कम हो जाएगा। मतलब सीधी सी बात बोलूंगा आपको, वॉल्यूम बढ़ाऊंगा ना तो प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है, और मेरे को यहां पर क्या करना है, इस फेफड़े का क्या करना है? प्रेशर कम करना है मुझे। तो प्रेशर कम करना है तो मैं क्या करूं? अगर मैं इस फेफड़े का वॉल्यूम बढ़ा दूं ना, आयतन अगर मैं इसका बढ़ा दूं, इस फेफड़े का अगर मैं आयतन बढ़ा देता हूं तो प्रेशर इसका ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। मेरे पास में यार प्रेशर को कम करने का कोई साधन नहीं है, और मुझे प्रेशर कम करना है, तो मेरे पास क्या तरीका है कि मैं इस फेफड़े का आयतन जो है वो बढ़ा दूं। जब आयतन बढ़ेगा तो प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा, और प्रेशर मुझे कम ही तो करना है। लेकिन आयतन जो है वो फेफड़े का नहीं बढ़ा सकता मैं, फेफड़े का आयतन भी मैं नहीं बढ़ा सकता। तो मेरे पास में क्या ऑप्शन है? मेरे पास में ये ऑप्शन है कि मैं क्या करूं, वक्ष गुहा जो है ना, जिसके अंदर आपका फेफड़ा होता है, मैं वक्ष गुहा का क्या करूं, आयतन जो है वो वक्ष गुहा का बढ़ा दूं। और जब मैं वक्ष गुहा का आयतन बढ़ाऊंगा तो वो ऑटोमेटिकली किसका बढ़ जाएगा? फेफड़े का आयतन जो वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। बोला ठीक बात है, थोड़ी देर पहले पढ़ा था ये बात अपन ने। बिल्कुल भैया पढ़ी थी। तो अब अपन को क्या करना है, अपना जो मेन मकसद है वो क्या है, इसका भैया आप क्या बढ़ा दो, वॉल्यूम बढ़ा दो, इसका आयतन बढ़ा दो। किसका? फेफड़े का। अब वो आयतन कैसे बढ़ाएंगे वो देखो, ध्यान से देखना भाई, इंपॉर्टेंट चीज है, यहां से समझ जाओगे मजा आ जाएगा आपको। अब आप एक चीज देखो, यहां पे क्या है आपका? डायफ्राम है भैया, बिल्कुल डायफ्राम होता है यहाँ पे। और इसका शेप देखो यार कैसा, ऐसा शेप है इसका, कैसा है ये? डोम शेप का है। अरे है या नहीं है? है भैया। तो अगर मैं इस डोम शेप के इस डायफ्राम को अगर मैं इसको सीधा कर दूं, कैसा? ऐसा कर दूं मैं इसको। ये डोम शेप का ऐसा है, अगर मैं इसको ऐसा कर दूं सीधा बिल्कुल, ठीक है, तो सीधा अगर मैं जब करूंगा ना तो क्या होगा? ये जो है ये बढ़ जाएगा भाई। अरे मान रहे या नहीं मान रहे? अगर मैं इस डायफ्राम को, ये पहले इतना ऐसे था, अगर मैं इसको नीचे खींच के ले आऊं तो ये इतनी जगह बन जाएगी ना, इतनी जगह बन जाएगी। और ये जगह कहां बन रही है? ये वक्ष गुहा के अंदर बन रही है। आपको मैं पीछे डायग्राम दिखाता हूं ना, यहां चलते हैं। ये डायफ्राम है जी, ये डायफ्राम है, ठीक है। अगर मैं इस डायफ्राम को नीचे खींच लेता हूं, पकड़ के नीचे खींच लेता हूं, तो अगर नीचे खींचूंगा तो ये जगह कहां बनेगी? इस वक्ष गुहा के अंदर बनेगी ना वो जगह, ठीक है। और जगह यहां पर बन रही तो आयतन किसका बढ़ रहा है? वक्ष गुहा का आयतन बढ़ रहा है। बिल्कुल भैया, ठीक है। तो अगर मैं इस डायफ्राम को, ये डायफ्राम कैसा है? डोम शेप का है। अगर मैं इस डोम शेप के डायफ्राम को एकदम से सीधा कर दूंगा तो यहां पर क्या होगा? ये जगह बन गई, ये जगह बन गई, तो यहां पर जो है आयतन जो है बढ़ जाएगा, वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाएगा। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, डायरेक्शन बता देता हूं मैं यहाँ पे। ये कौन सा पार्ट है यहाँ पे? ये है आपका एंटीरियर पार्ट। कौन सा है? एंटीरियर। और ये नीचे वाला क्या है आपका? पोस्टीरियर। हिंदी में बात करूं तो ये है आपका पश्च भाग और ये है आपका अग्र भाग।
अग्रभाग। मैंने आप थोड़ी देर पहले आपको डायरेक्शन बताई थी कि जो आगे का हिस्सा उसको क्या बोलते हैं, वेंट्रल बोलते हैं, वेंट्रल साइड है ना, अधरभाग बोलते हैं, और पीछे वाले को क्या बोलते हैं, डोर्सल साइड बोलते हैं। समझ में आई या नहीं आई? ऊपर वाले, जब ये एंटीरियर क्या होता है, यहाँ पर ये जो सिर वाला हिस्सा इसको क्या बोलेंगे, ऊपर वाला इसको बोलेंगे एंटीरियर, और जो नीचे वाला हिस्सा उसको क्या बोलेंगे, पोस्टीरियर। मान रहे या नहीं मान रहे बात? भैया मान रहे हैं, तो बस वही लिखा है मैंने यहाँ पे ना। तो मुझे एक बात बताओ, डायफ्राम जब सीधा हो रहा है, ऐसे था ये डायफ्राम, और ये जब सीधा हो रहा है तो आपका वॉल्यूम जो है वो कैसे बढ़ेगा, आयतन जो है वो कौन से डायरेक्शन में बढ़ेगा, वो डायरेक्शन इस डायरेक्शन में बढ़ेगा, ऐसे ही तो बढ़ेगा ना। और डायफ्राम ऐसे था, वो ऐसे हो गया, तो आपका जो आयतन है वो कैसे बढ़ेगा, इस डायरेक्शन में तो बढ़ेगा ना, इस डायरेक्शन में बढ़ेगा। तो आयतन कैसा बढ़ रहा है, इस साइड में, ऐसे ऐसे आपका आयतन जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये जो आयतन है वो बढ़ रहा है कैसे, एंटीरियर पोस्टीरियर साइड में ना, इसको हिंदी में लिख देता हूं यहाँ पे। तो डायफ्राम की वजह से जो आयतन है वो कैसे बढ़ रहा है, डायफ्राम वजह से बढ़ रहा है अग्र पश्च अक्ष में, इंग्लिश में लिख देता हूं एंटीरियर एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस में बढ़ रहा है, ठीक है। तो डायफ्राम जो है वो डोम शेप से कैसा हुआ, बिल्कुल फ्लैट हो गया। जब फ्लैट हो गया तो जो है आयतन जो है बढ़ गया। और जब आपको पता आयतन बढ़ता है तो आपका प्रेशर जो है वो क्या होता है, घट जाता है, क्योंकि एक दूसरे क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो आयतन बढ़ा तो प्रेशर जो है वो कम हो गया। थोड़ा प्रेशर कम कर दिया अपन ने, लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा, थोड़ा प्रेशर और कम करना पड़ेगा। तो डायफ्राम जो है इसने कहा कि भाई मैंने तो अपना काम कर दिया, मैंने तो अपना काम कर दिया, मेरे से उम्मीद मत रखो, मैंने तो अपना आयतन जो बढ़ा दिया, मैं सीधा हो गया, मैं आयतन बढ़ा दिया मैंने। तो अपन किसके पास में गए, एक और मसल थी, एक और मसल थी जिसने कहा था कि मैं आयतन जो है मैं बढ़ा सकती हूँ, घटा सकती हूँ, मैं आपकी सांस लेने में मदद करूंगी। वो कौन सी थी, वो थी आपकी बाह्य अंतरापरशुक पेशी। जो बाह्य अंतरापरशुक पेशी है अब वो मदद करेगी, ठीक है। और बाह्य अंतरापरशुक पेशी है उसके बारे में आपको यहां बताया था कि जब इसमें संकुचन होता है, जब इसमें संकुचन होता है तो क्या होता है, आपकी वक्ष गुहा का आयतन जो है वो बढ़ता है। तो आपके डायफ्राम की वजह से जो वक्ष गुहा का आयतन जो है वो कैसे बढ़ा, आपके अग्रपश्च भाग में बढ़ा। लेकिन अब जो है आयतन वो कैसे बढ़ेगा, आपके डोर्सल और वेंट्रल साइड में, किसकी मदद से, बाह्य अंतरापरशुक पेशियों की मदद से। और बाह्य अंतरापरशुक पेशियां कहां होती हैं, ऐसे होती हैं आपकी बाह्य अंतरापरशुक पेशी, ये ऐसे 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 होती है, ठीक है, ऐसी होती है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया भी था कहां होती है ना। तो ये बाह्य अंतरापरशुक पेशियों की मदद से जो है आपका जो आयतन है वो कैसे बढ़ेगा, आयतन जो आगे पीछे ऐसे ऐसे बढ़ेगा ना। तो देखो ऊपर नीचे किसकी वजह से बढ़ा, आपने सांस लिया, देखो सांस लेके देखो, आप खुद लेके देखो, सांस लेके देखो, बॉडी जो अपना जो वक्ष गुहा जो ऊपर की तरफ जाएगा, वक्ष गुहा क्या, ये जो हिस्सा है ना इसको वक्ष गुहा बोलते हैं, ये हिस्सा जो ऊपर की तरफ जाएगा, जब सांस लेते हो ना ऊपर की तरफ जाता है, तो किसकी वजह से जा रहा है, आपका डायफ्राम की वजह से है ना। तो ये आपकी ऊपर की तरफ जा रहा है। और आप एक चीज नोटिस करना, जब सांस लेते हो तो आपका जो आगे पीछे ये वाला जो हिस्सा है ये भी क्या है, बढ़ जाता है ना। तो बोलते हैं ना सीना फुला रहे हैं ना, तो वो देखो सीना फूल जाता है ना। तो वो किसकी वजह से वो बढ़ रहा है, आपकी जो बाह्य अंतरापरशुक जो पेशियां हैं उनकी वजह से, ठीक है। तो इन दोनों मसल्स की वजह से, डायफ्राम और जो आपकी बाह्य अंतरापरशुक पेशियां, इनकी वजह से क्या हो रहा है, वक्ष गुहा का आयतन बढ़ रहा है। और वक्ष गुहा का जब आयतन बढ़ता है तो वो सारी चीजें अपन को वो बदलाव कहां पर दिखाई देते हैं, फेफड़ों के अंदर। वक्ष गुहा का आयतन बढ़ेगा, फेफड़ों का आयतन बढ़ जाएगा। और फेफड़ों का जब आयतन बढ़ेगा तो आपको पता है आयतन मतलब वॉल्यूम और प्रेशर आपस में क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, मतलब एक दूसरे के उल्टे होते हैं। आयतन बढ़ेगा तो प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा, और जैसे ही प्रेशर यहां पर कम होगा वायु जो है अंदर आ जाएगी, क्योंकि प्रेशर किसके मुकाबले में कम हो गया, जो आपका बाह्य जो वायुमंडलीय जो प्रेशर है ना, जो वायुमंडलीय जो दाब है, एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है, उसके मुकाबले में फेफड़ों का प्रेशर अब कम हो गया, तो हवा जो है वो अंदर की तरफ आ जाती है। समझ में आई क्या, आई क्या कहानी समझ में, ठीक है। तो मैं यहां एक पॉइंट लिखता हूं किसके बारे में, बाह्य अंतरापरशुक पेशी। ये कैसे किस डायरेक्शन में करती है, किस डायरेक्शन में करती है, ये करती है आपकी पृष्ठधार अक्ष में। पृष्ठधार अक्ष का मतलब क्या है, डोर्सो वेंट्रल एक्सिस, डोर्सो वेंट्रल एक्सिस में, ठीक है। तो ऊपर नीचे आयतन कौन बढ़ाता है, डायफ्राम बढ़ाता है, आगे पीछे कौन बढ़ाता है, आपका बाह्य अंतरापरशुक पेशी जो है वो बढ़ाती है, ठीक है। तो आपको पता आयतन बढ़ेगा, यहां भी लिख देता हूं मैं, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। तो अपन ने वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, आयतन इसीलिए बढ़ा रहे हैं कि
आयतन बढ़ाएंगे तो प्रेशर अपने आप कम हो जाएगा, और जब प्रेशर कम हो जाएगा तो बाहर के प्रेशर के कम मुकाबले में, बाहर के वायुमंडल के दाब के मुकाबले में जब प्रेशर अंदर का कम हो जाएगा तो क्या होगा, वायु जो है अंदर की तरफ आएगी, क्योंकि बाहर ज़्यादा प्रेशर है अंदर कम है, तो ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ जो चीज़ें हैं वो जाएंगी। ठीक है, तो हवा जो है अंदर आ जाएगी। तो ये सांस ले तो लिया आपने, ठीक है। सांस लेने की प्रक्रिया आपको समझ में आ गई, कैसे लेते हैं भैया सांस है। आपका डायफ्राम कैसा है, डोम शेप का, वो सीधा हो जाएगा। जब सीधा हो जाएगा तो क्या होगा, ऊपर नीचे आयतन बढ़ेगा। सांस लेके देखो, जब सांस ले रहे हो आप तो शरीर जो ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब क्या है, आयतन जो ऊपर नीचे बढ़ रहा है, बिल्कुल बढ़ रहा है। ऊपर नीचे बढ़ेगा आयतन बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा, प्रेशर घटेगा, और हवा जो है बाहर की हवा वो अंदर आ जाएगी। ठीक है, पता लग गया आपको। ठीक है, अब आपने सांस ले तो ये आप छोड़ोगे कैसे, बोले बाहर कैसे जाएगी हवा, बाहर कैसे जाएगी, ये जो डायफ्राम है, ये डायफ्राम जो है वो सीधा हो गया था बेचारा सांस लेने के लिए, अब वापस अपनी नॉर्मल साइज में आ जाएगा। ऐसे जैसे ही नॉर्मल होगा तो क्या होगा, आपकी सांस लेते हो ऊपर की तरफ जाता है, जब सांस छोड़ोगे तो सारा नीचे आ जाएगा। क्यों, क्योंकि आयतन अब क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि ये डायफ्राम जो है वो अपने नॉर्मल शेप में आ गया। नॉर्मल ये शेप में आ जाता है। बाह्य जो आपकी अंतरापरशु पेशियां वो भी क्या हो जाएंगी, संकुचित से क्या हो जाएंगी, रिलैक्स हो जाएंगी। जब रिलैक्स हो जाएंगी तो आपकी जो वक्ष गुहा का जो आयतन है वो कम हो जाएगा। आयतन कम हो जाएगा तो प्रेशर जो है वो बढ़ेगा। जब प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, यहाँ पर प्रेशर ज्यादा, यहाँ पर प्रेशर, बाहर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बाहर के मुकाबले में अंदर का प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, तो बाहर से हवा क्या है, सॉरी अंदर से हवा बाहर चली जाएगी। वापस बोल रहा हूँ, थोड़ा सा मैं गलत बोल गया। फेफड़ों का जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब ये सारी चीज़ें, सारी मसल्स रिलैक्स हो जाएंगी तो अंदर का प्रेशर बढ़ जाएगा बाहर के कंपेयर में अंदर का प्रेशर जब बढ़ेगा तो अंदर से हवा जो है वो बाहर की तरफ चली जाएगी। ठीक है, ये क्या हो गया, निसब्शन हो गया। तो आपका अंदर हवा, आप सांस कैसे लेते हो वो भी मैंने आपको बता दिया, और आप सांस छोड़ते कैसे हो वो भी मैंने आपको बता दिया। चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, प्रेशर और वॉल्यूम का खेल है सारा। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। ठीक है, वॉल्यूम बढ़ाओगे प्रेशर घट जाएगा, प्रेशर बढ़ाओगे वॉल्यूम घट जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब ये जो बातें बताई मैंने आपको बस वही लिखी हुई हैं, एक बार उनको रीड करनी है। अंतःश्वसन क्या होता है भाई, इंग्लिश में इसको इंस्पायरेशन कहा जाता है। ठीक है, अंतःश्वसन का मतलब आप सांस अंदर ले रहे हो, वो क्या है, अंतःश्वसन है। तो ये कैसे होती है, एक्टिव प्रोसेस होती है, सक्रिय प्रक्रिया है। सक्रिय प्रक्रिया का मतलब क्या है, इसमें एनर्जी का खर्च है। आप सांस को अंदर ले रहे हो, इसमें क्या है, एनर्जी का खर्च है। क्यों खर्च है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, यहां पर देखो मसल्स का क्या हो रहा है, संकुचन हो रहा है। डायफ्राम जो है वो भी संकुचित होकर क्या है, सीधी हो रही है, तो खर्चा है ना, इसमें एनर्जी लगेगी। ठीक है, यहां पर जो बाह्य, जो आपकी बाह्य अंतरापरशु पेशियां ये भी क्या है, संकुचित हो रही है, तो इनमें भी अपन को जोर आएगा, काम करना पड़ेगा। तो यहां पर क्या खर्चा हो रहा है एनर्जी का, तो ये क्या एक्टिव प्रोसेस होती है। सांस को अंदर लेना एक्टिव प्रोसेस है, और सांस को छोड़ना, इसमें तो क्या रिलैक्स हो रही है बॉडी, तो इसमें क्या होगा आपका, ये क्या है, आपकी पैसिव प्रोसेस होती है। ठीक है, तो आप सांस छोड़ रहे हो, ये पैसिव है, सांस अंदर ले रहे हो वो एक्टिव है। तो इसमें होता क्या है, अंतःश्वसन कैसे होता है बता दिया मैंने आपको। इसमें क्या होता है, सबसे पहले डायफ्राम का संकुचन होगा। क्या होगा, डायफ्राम का संकुचन, बताया मैंने अभी आपको। डायफ्राम संकुचित होगी, कैसे हो जाएगी, डोम शेप से सीधी हो जाएगी डायफ्राम ना, तो सीधी हुई, और सीधी होने से क्या होगा, वक्ष गुहा का आयतन बढ़ता है। वक्ष गुहा का आयतन कौन सी साइड में बढ़ता है, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में बढ़ता है, बता दिया मैंने आपको। फिर दूसरी स्टेप क्या आई, बाह्य अंतरापरशुक जो पेशियां उनमें संकुचन होगा। जब बाह्य अंतरापरशुक पेशियों में संकुचन होता है तो क्या होता है, ये सारे पॉइंट्स बता दिए मैंने आपको, अब रीड कर रहे हैं ना। तो क्या होगा, आगे पीछे का जो आयतन है वो बढ़ेगा, तो वक्ष गुहा का आयतन बढ़ता है। कौन सी एक्सिस में, डोर्सल वेंट्रल एक्सिस में बढ़ता है। उसके बाद में क्या होगा, ये दोनों जब काम हो जाएंगे, ये दोनों काम जब हो जाएंगे तो क्या होगा, कुल वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। जो पूरी जो वक्ष गुहा है उसका आयतन बढ़ जाएगा, और जब पूरी वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाएगा तो वक्ष गुहा का दाब जो है वो घट जाएगा। और वक्ष गुहा का दाब जब घटता है ना, तो वो वक्ष गुहा के अंदर कोई भी बदलाव जब होता है तो वो कहां दिखाई देता है, अपन को फेफड़ों के अंदर दिखाई देता है। तो वक्ष गुहा का दाब अगर बढ़ रहा है ना, सॉरी वक्ष गुहा का जो दाब जो घट रहा है, तो फेफड़ों का दाब जो है वो ऑटोमेटिकली क्या है, घट जाएगा। ठीक है, अब ये जब घट जाएगा, दाब जो वो घट जाएगा, तो वायुमंडल से आपके लंग्स में जो है हवा वो आ जाएगी। ठीक बात है, चलो यहां मैं लिख देता हूं, हवा भी लिख देता हूं। ठीक है, चलो अब ये डायग्राम एनसीईआरटी में दे रखा है, बस अभी जो बातें बताई बस वही लिखी हुई है ना। इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो पसलियां और जो उरोस्थी जो है वो देखो फैल रही है ना, ये देखो फैल रही है। अब देखो सांस लो और ऊपर की तरफ देखो चीजें जा रही हैं, ऊपर की तरफ फैल रही है ना, तो यहाँ पर देखो फैल रही हैं। ठीक है, और ये देखो डायफ्राम जो है नीचे की संकुचित होकर नीचे की तरफ आ रहा है, ये ऐसा था डायफ्राम, और ये सीधा हो रहा है नीचे की तरफ ना, तो डायफ्राम जो वो नीचे की तरफ जाता है, और आपकी जो पसलियां हैं, ठीक है, और जो आपकी बाह्य अंतरापरशुक जो पेशियां हैं वो ऊपर की तरफ जाएंगी, संकुचित होंगे ना। तो जैसे ये होगा तो फेफड़ों में वायु का क्या होगा, प्रवेश होगा, ये सारी चीजें जब होंगी ना। तो अगर ये डायग्राम ऐसा आ जाए, ये सारी चीजें जो है मिटा के ये डायग्राम अगर आपको दे दे और पूछे कि ये क्या हुआ है इसमें,
तो बता दोगे भैया क्या हो रहा है कि अंतर सब्शन यहाँ पर हवा जो अंदर जाती दिखाई दे रही है, मतलब क्या होगा, डायफ्राम जो है वो संकुचित होगा, ठीक है, और आपकी जो पेशियां हैं, पसलियां जो है वो फैलेंगी यहाँ पे, ठीक है, हाँ सीधी सी बात है। और वक्स जो है उसमें क्या हवा जो है वो अंदर आने लग जाएगी। बस सारी बात बता दोगे आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर अगला क्या है, नी सब्शन, एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन भी आपको पता लग गया क्या होती है, पैसिव प्रोसेस होती है, इसमें कोई आपका एनर्जी खर्च नहीं है। इसमें क्या होता है, डायफ्राम जो अंतर सब्शन के अंदर क्या होता है, संकुचित होता हुआ यहाँ पर क्या हो जाएगा, शिथिलन हो जाएगा उसका मतलब वो क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। तो जब रिलैक्स होगा तो वक्स गुहा का आयतन जो है वो घट जाएगा, देखो घटा रखा मैंने, है ना। फिर क्या, बाह्य अंतरापर्शक जो पेशियां हैं उनका शिथिलन होगा, जब उनका शिथिलन होगा वो रिलैक्स होंगे तो वक्स गुहा का आयतन और घट जाएगा तो कुल जो वक्स गुहा का आयतन है वो घट जाएगा, और जब वक्स गुहा का आयतन जो है वो घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, दाब जो वो बढ़ जाएगा, और वक्स गुहा का दाब जो बढ़ेगा, वक्स गुहा का प्रेशर जब बढ़ेगा तो वो कहां प्रेशर बढ़ जाएगा, फेफड़ों के अंदर भी वो प्रेशर बढ़ जाएगा। तो फेफड़ों का प्रेशर जो है वो वायुमंडलीय जो दाब है उसके मुकाबले में ज्यादा हो गया है। और आपको पता है हवा कहां से कहां जाती है, ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ जाती है। फेफड़ों के अंदर प्रेशर ज्यादा है, वायुमंडल के अंदर प्रेशर कम है, तो हवा जो है वो बाहर निकल जाएगी, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, लंग्स से हवा जो है वो एटमॉस्फेयर में चली जाएगी, यहां मैं लिख देता हूं हवा, ठीक है। अब ये डायग्राम देख लो एनसीईआरटी का, इसमें क्या हो रहा है, देखो डायफ्राम जो है वो वापस शिथिलन, वापस ऊपर की तरफ जा रहा है ना, जो सीधा हुआ था अब डायफ्राम वापस अपने शेप में जा रहा है, ठीक है। और ये जो पसलियां हैं और ये जो वापस अपने जगह, वापस अपने स्थान पे लौट रही हैं, ये जो ऊपर की तरफ आएंगे, देखो आप सांस लेको, सांस लेके देखो ऊपर की तरफ आएंगी चीजें ना, और जब आप सांस छोड़ोगे तो ये जो है सारा सिस्टम वापस अपनी जगह पे चला जाएगा, ठीक है। तो वही आ रहा है, और आपकी जो हवा देखो वो बाहर निकल रही है, हवा बाहर निकल रही है। तो मैंने आपको सारी प्रोसेस जो है वो बता दी। अब एक पॉइंट और देख लेते हैं, उसके बाद में अगले लेक्चर में करेंगे। सोचा तो मैंने था कि आज के लेक्चर में सारी चीज़ें बता दूंगा आपको, जो श्वसन संबंधी है, जो आयतन क्षमताएं, ये भी आगे का लेक्चर में बताने की कोशिश थी, लेकिन आज नहीं बताएंगे, कल बताएंगे इनको। ये कर लेते हैं एक बार, बलपूर्वक निःश्वसन। अब आपके मन में ये ख्याल उठा कि मैं बस नॉर्मल सांस नहीं लूंगा, मैं लूंगा जबरदस्ती सांस, ठीक है। तो जब आप जबरदस्ती सांस लेते हो ना, या फिर कहीं भाग रही हो, ठीक है, तो ज़्यादा सांस बढ़ जाता है ना, जो श्वसन की जो क्रिया है वो बढ़ जाती है, तो ये उसको बोलता है बलपूर्वक निःश्वसन, है ना। तो मतलब आप फोर्सफुल आप सांस ले रहे हो ना, जबरदस्ती सांस ले रहे हो, तो ये बलपूर्वक निःश्वसन का मतलब क्या है, निःश्वसन तो क्या होता है, आप सांस छोड़ रहे हो उसको बोलते हैं ना। इसमें भैया सांस लेना कैसे हो गया, सांस तो अपन लेते हुए छोड़ते में, इसमें सिर्फ छोड़ने की बात क्यों हो रही है। तो मैंने कहा कि जब छोड़ेंगे ना सांस, जितनी ज्यादा जोर से छोड़ेंगे उतनी ज्यादा जोर से अपन सांस लेते भी हैं। तो मैं सांस जोर से छोड़ूंगा तो उतनी तेज में ले भी लूंगा। तो अगर अपन छोड़ने की बात करें तो लेने की बात ऑटोमेटिकली हो जाती है। तो ये क्या फोर्स्ड एक्सपायरेशन, ये क्या एक्टिव प्रोसेस है, इसमें खर्चा लगेगा भैया। अगर जबरदस्ती सांस ले रहे हो तो उसमें एनर्जी उसमें खराब होती है, एनर्जी उसमें लगती है। तो इसमें अगर आप बलपूर्वक निःश्वसन कर रहे हो, उसमें कौन कौन सी जो पेशियां हैं, जो कौन कौन सी मसल्स हैं वो काम आती हैं, वो काम आती है आपकी, एक तो आंतरिक अंतरापुरुष पेशी काम आएगी, ठीक है, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। बाह्य तो काम आती है नॉर्मल वाली में, जो आंतरिक है वो यहाँ काम आती है, ठीक है। और एक उदरी पेशियां, जो पेट की जो मसल्स है ना, जो आपकी एब्डोमेन की जो मसल्स है, उदरी पेशियां कहते हैं, वो काम आएंगी। तो आप जो जबरदस्ती सांस लेके देखो, आप थोड़ी देर में आपका पेट जो है उसमें थकान आपको महसूस होगी। क्यों होती है, क्योंकि वहां पर आपकी पेट की जो मसल्स है वो काम आ रही हैं। तो ये दोनों मसल्स काम आती हैं। ये जब संकुचित होंगी तो क्या होगा, वक्ष गुहा का आयतन जो वो घट जाएगा। जब ये संकुचित होंगी तो वक्ष गुहा का आयतन घटता है, ये कंफ्यूज मत हो ना, वहां पर संकुचित हो रही है, वो संकुचित हो रही है कौन, डायफ्राम और बाह्य अंतरापुरुष पेशियां, तो वो संकुचित हो रही है, तो आयतन क्या बढ़ रहा है, लेकिन यहां पर क्या आयतन घट जाता है। और ये क्या होगा, बलपूर्वक निःश्वसन होगा। लंग्स से जो हवा वो कहां चली जाएगी, एटमॉस्फेयर में चली जाएगी, ठीक है। तो ये बात मैंने आपको समझा दी, ये दोनों जो पेशियां वो काम आती हैं। इसके आगे करेंगे आप अपना अगले लेक्चर में। समझ में आया या नहीं आया ये लेक्चर्स, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद है लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो।